हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलराम कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं फियरलेस स्टडी चैनल में, जहां मैं आपको टॉपर बनाने में इस वीडियो की सहायता से आपकी सहायता करूंगा। आपका सीरीज़ है मिशन टॉपर 2022। आपको टॉपर बनना है तो इस सीरीज़ के साथ कंफर्म जुड़ जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जिससे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना देर गवाए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे ना, वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें संस्कृत के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इंग्लिश मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है जिससे आप प्रिपेयर हो सके फॉर एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पटना, जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा, वो है पटना कहाँ बसा हुआ है। संस्कृत का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ऑप्शंस यदि आपको पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। पटना कहाँ बसा हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा के किनारे, ऑप्शन बी है यमुना के किनारे, ऑप्शन सी है पर्वत के किनारे, ऑप्शन डी है समुद्र के किनारे। ये सारे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गंगा के किनारे ऑप्शन ए हमारा सही है। ये जानते हैं, हल्का क्वेश्चन है, पूरा हल्का से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको नहीं आता होगा, है ना। आता भी होगा तो डिफ़िकल्टीज बनने वाला है आपसे, तो बने रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। सॉरी, इसको काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकनटोला गांव किस राज्य में है? विकनटोला गांव किस राज्य में है? तो आपको ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। क्या हो सकता है इसका आंसर? अब देखो, विकनटोला गांव पूछा गया है, तो विकनटोला गांव जो है बिहार में है ना। ये संस्कृत का ही क्वेश्चन है, जिसमें एक शिक्षक आते हैं, है ना, एक गांव में शिक्षक आते हैं और एक बालक से, है ना, बालक की जो स्वभाव है उससे प्रभावित होकर उसे शिक्षा देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, और वो बालक आगे जाकर बहुत सफल बनता है ना। उसी का नाम होता है रामेश्वर राम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। उसी का क्या नाम होता है? रामेश्वर राम, है ना। रामेश्वर राम रहता है नाम, यही रहता है नाम, है ना। तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, किसे कहा गया है नहीं, यहाँ पे पूछा गया किसने कहा है। तो आपके पास ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है जनक, ऑप्शन डी है दांडी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास हैं याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी जनक और ऑप्शन डी दांडी। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी दांडी। दांडी ने कहा था। और दांडी जो है वो किस सभा में रहती थी, किसके सभा में रहती थी? तो वो जनक के सभा में रहती थी, है ना, जनक के सभा में रहती थी। अब आपको एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, है ना। कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विनय भाव किसका नाश करती है? विनय भाव किसका नाश करती है? आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विनय भाव, ठीक है। ऑप्शन ए क्रोध का, ऑप्शन बी अपयश का, ऑप्शन सी लोभ का, ऑप्शन डी मोह। आप कैसे, आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट में दें। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, क्रोध का, ऑप्शन बी अपयश का, ऑप्शन सी लोभ का, ऑप्शन डी मोह का। मैं आपको बता दूं, विनय भाव जो है वो अपयश का विनाश करती है। किसका विनाश करती है? अपयश का। क्रोध किसका करता है? क्रोध का नाश कौन करता है? क्रोध का नाश जो है क्षमा करता है ना, क्षमा करता है, ठीक है। और लोभ और मोह दोनों एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विदुर कौन है? विदुर कौन है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी वैद्य, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी मंत्री। तो विदुर कौन है? मंत्री है, जिसमें हमारे पाठ में जो है विदुर नीति दिया गया ना, विदुर नीति के लेखक भी यही है ना। विदुर नीति के लेखक भी कौन है? यही है। विदुर नीति के लेखक भी महात्मा विदुर ही हैं, और ये क्या थे? मंत्री थे, ठीक है, मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म के पूर्व संस्कार, जन्म के बाद संस्कार, है ना, 6 5 ऐसे करके होते हैं ना। जन्म के पूर्व 3 संस्कार ऐसे करके, तो कुल मिला के कितने संस्कार होते हैं ये पूछा गया यहाँ पे। तो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आप कुल मिलाकर जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, बाघ कहाँ बैठा हुआ था? ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी धान के खेत में, ऑप्शन सी नदी किनारे, ऑप्शन डी तालाब के किनारे। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। यदि आपको नहीं पता है तो इसे नोट कर लें। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, जंगल के किनारे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है, जंगल के किनारे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आलसी को कैसे निकाला गया था? जब, है ना, जब आलसी को, है ना, जब 4 आलसी पड़े हुए थे कमरे में, तो जब आग लगा दिया गया तो उसे कैसे निकाला गया? हाथ पकड़कर निकाला गया था, केस पकड़कर निकाला गया था, या फिर निकाला ही नहीं गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, फिर या पेट पकड़कर निकाला गया? तो ऑप्शन बी जो है ना आपका सही है, उसके केस को पकड़कर निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? कि वह इतने आलसी थे कि वो आग से बचने के लिए अपनी प्राण, है ना, प्राण की रक्षा भी खुद से नहीं कर सकते थे, इतने आलसी थे। तो इसीलिए मंत्री ने उसे क्या किया, उसे बाहर निकाला, उसे अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि वो उसके केस पकड़ को बाहर निकाले कैसे भी करके, नहीं तो वो अपने जान खो बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवन शब्द का संस्कृत स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ देखो, यहाँ पे आ गया ग्रामर का क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। देखो यहाँ पे युवती, है ना, युवा, युवनी, देखो ये दोनों, इसमें कन्फ्यूज़न होता है दोनों को, है ना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको बता दूँ, युवन का स्त्रीलिंग आपको कैसे याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, दीर्घोकार की मात्रा है ना, दीर्घोकार की मात्रा है, तो दीर्घोकार का ही हमारा यहाँ पे सही होएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? युवती। युवन का स्त्रीलिंग जो होता है युवती, दीर्घोकार की मात्रा वाला, तो यौ में दीर्घोकार की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तस्याम का मूल शब्द क्या है? तस्याम का मूल शब्द क्या है? ए तद, तद, इदम, सी तद, ऑप्शन डी कम। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है तद, ये सही है ना, ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अच्छा, अब यहाँ पे आ गया संस्कृत का क्वेश्चन, यहीं पे ख़त्म होता है ना, संस्कृत का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। 10 क्वेश्चन संस्कृत के हैं, 10 क्वेश्चन सोशल साइंस के भी हो गए, 10 क्वेश्चन और मैथ्स, 10 क्वेश्चन जो है साइंस के भी होने वाले हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। तस्याम का मूल शब्द, तस्याम में मूल शब्द क्या है? यहाँ पे आपने पढ़ा, तद है इसमें मूल शब्द। अब आप तद मूल शब्द है। अब हम लोग जाएंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर फटाक से आप कमेंट में दें। तो चलिए बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, हिंदुस्तान रिव्यू, है ना, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए है रामकृष्ण शर्मा, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन डी है मजरूल हक। तो ऑप्शन बी जो है ना आपका सही है ना, ऑप्शन बी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे जो हम भारी नहीं होंगे, फिर आगे चल के आपको भारी भारी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? 12वां नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी लुई ब्लांक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। तो आप क्या समझ रहे हो, है ना, वैज्ञानिक समाजवाद ऑप्शन सी आपका सही है। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये इंग्लैंड के उद्योगपति थे। ये कहाँ के थे? लुई ब्लांक जो है फ्रांस के राष्ट्रवादी था ना, फ्रांस का राष्ट्रवादी था। और लाला लाजपत तो जानते हैं ये भारत के ही थे। तो आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी आप याद रखें, बीच बीच में ऐसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या कि ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन कब हुआ था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और अधिकतम % चांसेस है कि ये फिर से पूछा जा सके। तो इसका ऑप्शन से आपके पास 1844, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन डी 1949, ऑप्शन सी 1849। तो इसका ऑप्शन बी हमारा 100% राइट है। 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था, इन्हें आप याद रखें। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉर एंड पीस। अब देखो, वॉर को हिंदी में कहते हैं युद्ध, है ना, और पीस को हिंदी में कहते हैं शांति। तो कई एक बार पूछ लिया जाता है कि युद्ध और शांति किसकी रचना है, ऐसे भी पूछ सकता है ना,
युद्ध और शांति किसकी रचना है, या फिर वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है। तो ऑप्शन से आपके पास वॉशिंगटन, ऑप्शन बी गजल बेल्ट, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका ऑप्शन सी हल्का क्वेश्चन से पूरा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, टॉलस्टॉय इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन डी म्यांमार, ऑप्शन सी बोलीविया। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है बोलीविया, ये राइट आंसर है। लग रहा है ना टफ क्वेश्चन सी अब ये डीपली घुस गया है ना पूरा बुक में। तो ये जो है मोरालोज व्यक्ति का नाम है जो प्रधानमंत्री बने थे बोलीविया देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल पिंचो सरकार का संबंध किससे है? इसका आंसर आप ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर इतने आप याद कर लें, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, इस बार तो ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बोलीविया, ऑप्शन डी है म्यांमार। अब म्यांमार गलत लिखा है तो उसका छोड़िए। अब ऑप्शन से ए है घाना, सही है ये, है ना, ऑप्शन ए घाना। जनरल पिंचो जो थे वो कहाँ के, इस सरकार का संबंध किससे था? तो वो घाना देश से था, घाना एक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1825 में, 1885 में ऑप्शन सी, और 1845 में ऑप्शन डी, 1914 में। यदि फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको भी पता ही होगा, है ना, 1885 में हुआ था, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए है आपके पास पश्चिमी एशिया, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आई थी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इन्हें भी आप याद रखें। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के संग्रहण से, संसाधन के नियोजित विनाश से, नियोजित किससे? विदोहन से। विनाश का विदोहन कभी कभी दे देता है और कभी कभी विनाश भी दे देता है, तो इन्हें आप याद रखें। ठीक है, विदोहन से या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से, या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी आपके सही है, इसे आप याद रखें, संसाधन के नियोजित विनाश से, नियोजित विदोहन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीजन क्या थे? है ना, तो ऑप्शन ए सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करना, जिससे किसान लोग आसानी से सिंचाई कर पाए, है ना। ऑप्शन बी है बाढ़ पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन करना, या इनमें सभी। तो इसमें सब सही है ना, इनमें सब जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे सही है। ये सब जो दामोदर घाटी योजना का जो कारण था वो यही तीनों थे, है ना, मत्स्य पालन करना, बाढ़ पर नियंत्रण रखना, सिंचाई की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो है 10 हमारे सोशल साइंस में पूरे हो चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो साइंस का है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे बढ़े ना, तो चलिए अब हम लोग करते हैं साइंस का स्टार्ट, साइंस का क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस में, ये क्वेश्चन जो है साइंस का है, आपको पता है ना, ये क्वेश्चन किसका है? साइंस का है, ये आपको पता है। क्वेश्चन आपके पास 21 क्वेश्चन से, 21 नंबर क्वेश्चन से कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? मैंने प्रतिरोध नहीं पूछा, मैंने पूछा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है वो क्या है? SI मात्रक जो है वो ओम मीटर है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है? सिलिकॉन, यूरेनियम, क्रोमियम या एल्यूमिनियम? ये सबको पता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? जादूगोड़ा। इन्हें भी आप याद रखें, है ना, कहाँ है? जादूगोड़ा, इन्हें भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजस क्षमता घट जाती है, ये दोष क्या कहलाता है? लघु दृष्टि दोष, है ना, लघु दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। अब देखो, लघु दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता जो है, आपने सुना होगा कि ये तीनों जो है ना, ये बचपन में भी हो सकता है ना, बचपन में कहीं भी किसी भी उम्र में हो सकते हैं। लेकिन जरा दृष्टि दोष जो है, इसका एक होने का लिमिट है, एक एज लिमिट है, ये 40 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को ही हो सकता है
है ना, 40 साल या 35 या 40 साल के ऊपर लोगों को ही हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आयु में वृद्धि, आप यहीं से बता सकते हो ना कि आयु में वृद्धि यानी कि 40 से 50 है ना, 40 साल के बाद ही होने वाला है। इसका जो रिलेशन है ना कौन से दृष्टि दोष का आयु से संबंधित है, तो वो जो है जरा दृष्टि दोष है। इन्हें आप याद रखें। लघु दृष्टि दोष में क्या होता है, हम निकट की चीज़ों को तो देख पाते हैं, है ना, लघु लिखा हुआ है तो जो चीज़ लिखा हुआ है ना उस चीज़ को हम देख लेते हैं, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे लघु दृष्टि दोष, नज़दीक चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन दूर रखी वस्तु को, दूर है ना, दूर रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते। दृढ़ दृष्टि दोष में क्या होता है, हम लोग दूर रखी वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन नज़दीक रखी वस्तु को नहीं देख पाते। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये हम लोग दोनों में से कोई नहीं देख पाते। अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता में या तो हम वर्टिकल देखेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन है कि अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग होता है, इसका आंसर आप कमेंट में दो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है, आप इसका आंसर कमेंट में दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है। चलिए भाई, आपका आंसर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको बता दूं। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन जो डी है एल्युमिनियम, है ना। तो श्वेत ज्वाला के साथ जो होता है वो उत्पन्न होता है, तो वो जो हमारा है वो मैग्नीशियम है ना, वो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है जो श्वेत जो दहन जिसका होता है वो श्वेत ज्वाला के साथ होता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले बताएं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। आपको ऑक्सीजन का पूछ सकता है ना, ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन में कितनी संख्या है अणु की, एक अणु में कितनी संख्या है कार्बन की। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं, कार्बन के भी कितने हैं, 6 हैं, है ना, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। तो आपसे किसी का पूछा गया है कार्बन का ना, तो कार्बन का ऑप्शन देखो ए सही है ना, ऑप्शन ए सही। आपसे इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो सबसे जो कॉमन है ना, कॉमन मिल रहा है उसमें आप भाग दे दें, है ना। एग्जाम में आपसे एम्पेरिकल फार्मूला भी पूछ सकता है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना, व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो आपको कॉमन दिख रहा है ना, सब स्मॉल वोल्ट रेशियो, उससे आप भाग दे दें। तो 6 को 6 से भाग देने पर 1, 6 को 12 से भाग देने पर 2, 6 को 6 से भाग देने पर 1। तो आपका क्या आ रहा है ना, तो 1:2:1 आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा CH2, ये एम्पेरिकल फार्मूला है ऑफ ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इन्हें भी आप याद रखें। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, आज ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, क्रोमोस्फीयर में, या कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ए सही है, स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा में, है ना, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन आपके पास है डिंब वाहिनी, ऑप्शन है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है गर्भाशय, या इनमें से सभी, इनमें से जो सभी है ना, सभी जो जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो डिंब वाहिनी भी जो है ना, डिंब वाहिनी ये भी मादा में पाई जाती है, गर्भाशय भी मादा में पाई जाती है, लेकिन शुक्रवाहिका जिसे शुक्राणु का वाहन होता है वो सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है ना, पुरुष जनतंत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, जो जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जनतंत्र का भाग नहीं है मादा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनता है ना, वेयर इज फॉर्म शुक्राणु, स्पर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना, कहाँ बनता है आपको पता है। ऑप्शन ए है वृषण में, ऑप्शन बी है मूत्राशय में, ऑप्शन सी है गर्भाशय में, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो देखो गर्भाशय तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। मूत्राशय में मूत्र का इकट्ठा होना होता है, और वृषण जो है हमारा शुक्राणु बनाने का काम भी करता है, इन्हें आप याद रखें। इससे एक हार्मोन का स्राव भी होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। पुरुष में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि आप इसे पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे ना जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो ऑप्शन आपके पास है साइक्लोन, ऑप्शन बी है डेंड्राइट, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, है ना। तंत्रिका कोशिका कहलाती है, तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। डेंड्राइट और साइक्लोन तो उसके भाग है ना, तो यहाँ लेकिन यहाँ पूछा गया कि क्या कहलाती है तंत्रिका कोशिका, दूसरा नाम क्या है, तो उसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं।
आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? इनमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि गर्भाशय में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है। मुझे भी जब मैं 10th में पढ़ रहा था ना, मुझे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा था इसमें हमेशा। तो मैंने सर से पूछा ना, तो सर ने क्या बताया कि ये जो है ना फैलोपियन नलिका में होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ना। फैलोपियन है ना, यहाँ से ये मान के चलो ये योनि है ना, ये योनि है। शुक्राणु जब जाता है, अंडाणु जब यहाँ से निकलता है तो शुक्राणु यहीं पे मिलके गर्भाशय में स्थापित होता है ना, गर्भाशय में भ्रूण स्थापित होता है। तो जो ये निषेचित जो है ना, वो कहाँ पे हो जाती है? फैलोपियन, यही इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये इसे आप याद रखें, ठीक है। जो है ना वो फैलोपियन नलिका में होता है, गर्भाशय नहीं होता है। कई बुक में गर्भाशय ऑप्शन आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। इसे पे याद रखें। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता होगा, लेकिन आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसके बारे में कि फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, इसे आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मैथ में है। मैथ में भी पूरे हल्के हल्के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, है ना, जिसे आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, ये तुरंत हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन से है 2√2, ऑप्शन बी है √2/√2, ऑप्शन सी है 5√3, 2√3 या फिर ऑल ऑफ दिस सभी अपरिमेय ही संख्या है। तो ऑप्शन सी की बात करूँ तो √3 रूट तो है, लेकिन √3 खत्म हो रहा है तो 5/2 बच रहा है, तो 5/2 तो एक परिमेय संख्या है। √2/√2 एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन 2 + √2 यहाँ पर जब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो जो हमारा फल होता है ना, जो परिणाम होता है वो क्या होता है? अपरिमेय, है ना, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है ना, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पूछा गया किसी एपी का nवां पद, nth टर्म ऑफ अ एपी, है ना, ऑफ एन एपी। तो चलिए ऑप्शन से आपके पास है a + n-1 × d, ऑप्शन बी है a + n-2 × d, या फिर 2a + n-1 × d, या फिर ये सारे जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो सब सारे सही है, ये सारे यूज़ होते हैं। तो आप जानते हैं, तो ये तो गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि n-1 है ना, ए में हम जोड़ते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, a + n-1 × d। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या याद रखें, मैं पॉइंट को सूचित कर देता हूँ, है ना। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः क्या है? r तथा h है। अच्छा, त्रिज्या को माना गया r तथा ऊंचाई को माना गया h। अच्छा भाई, अब क्या होएगा? इसका निकालना है आपका आयतन। अरे इतना हल्का क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा भाई, इतना हल्का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाँ, इतना हल्का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, इसे आप याद रखें, है ना। तो ऑप्शन आपके पास जो है, आप मेरे को बताने का मन नहीं कर रहा है, इतना हल्का क्वेश्चन है ना। तो इसे आप खुद से कर लें। ऑप्शन मैं दे देता हूँ तब भी, चलो ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। इतना हल्का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है ना। तो मैं ऐसा जब क्वेश्चन आपको दिखे ना, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री, तो आप सोचो कि क्या किसी की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? क्योंकि सब सारे इनटू में है, जो सब जब गुना में है, तो जब हम 0 से गुना करेंगे ना तो 0 ही आ सकता है। या फिर cos 2 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो cos 3 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, फिर सबको गुना करोगे तो सारे कंप्लीटेड हो जाएंगे ना। कन्फ्यूजन्स इतने सारे होंगे तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न होएंगे। तो उससे बढ़िया है क्या कि आप जितने भी आंकड़ा दिया गया ना, डाटा जो दिया गया, उसमें आप चूज़ करो कि क्या कोई 0 डिग्री का है क्या, सॉरी 0 डिग्री किसी का, सॉरी जो किसी का जो वैल्यू है वो 0 है क्या, या फिर cos 0 का हो सकता है, या फिर cos 90 का। तो आप तो लोगों ने त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ा होगा, है ना। तो cos 90 का जो वैल्यू है भाई, वो कितना होता है? आप बताओ कितना होता है cos 90 का वैल्यू? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी 0 होता है ना, 0 होता है, सॉरी सही यही 0 होता है। तो मैं 0 से यदि इस सब को गुना करूँ तो कितना आएगा? अब सोचो, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, है ना, √2 हो, √3/2 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसको 0 से गुना करता हूँ तो क्या होगा? हमारा आंसर 0 ही होगा, अंडा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके पास 0 है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको आगे देने वाला हूँ, उसे आप सॉल्व खुद से करें, मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
है ना। यहाँ पे क्या गया, साइन 0, साइन 1, साइन 2, साइन 3 और साइन 90 डिग्री दिया गया है। ये किसके इक्वल है, सब आपस में गुना हो रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें जो है 0 है ना, उसका मान 0 हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बताने वाला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दें। अगला क्वेश्चन है बहुलक निकलना। बहुलक में क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा में रहता है वही बहुलक कहलाता है हमारा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे भी है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 3 कितने बार, यहाँ पे देखो सीधे सीधे दिख रहा है ना, 3 जो है 1 2 3, 3 बार है, 2 बार है, और 1 क्या है, देखो 1 1 बार है, 0 1 बार है, 2 बार है, और 3 है ना, 3 बार है, 3 बार है। सबसे ज़्यादा जो आता है ना आंकड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं उसका बहुलक, उस आंकड़ा का बहुलक। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट शेयर सब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन से मिल सके और टॉपर सीरीज़ में आप टॉपर कर पाए। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।